IAS Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sahi, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी उनकी ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। चलिए देखते हैं थोड़ा सा मुस्लिम लीग के बारे में। आप सभी को मालूम है कि मुस्लिम लीग जो है 1906 के आसपास इसका फॉर्मेशन हुआ था 1906 में, लेकिन ये जो था तत्कालीन यानी सडन ऐसा कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाना ये कोई सडन नहीं हुआ। इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है, उसी के विश्लेषण उसी के एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। जिस समय 1906 में मुस्लिम लीग आया उस समय कांग्रेस जो है एकमात्र ऐसा बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, जो बेसिकली इसका ही विस्तार जो है ब्रिटिश इंडिया के लगभग सभी क्षेत्रों में था। उस समय एक मुस्लिम लीग का उभरना अचानक नहीं, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। आइए देखते हैं तो उसकी एनालिसिस को थोड़ा डिटेल में उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस पेज में दिखाया गया है कि ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म जो है, कम्युनलिज्म का विकास खासतौर जो है ये इस समय जो आके एक वृहद रूप ले लेता है, खासतौर से 1909 मार्लियामेंटो रिफॉर्म में उसको और बूस्टअप और बढ़ावा मिल जाता है कम्युनलिज्म को। तो मुस्लिम लीग की डिमांड होना 1906 में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस, जैसे जब कांग्रेस थी तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जगह थी, दोनों के लिए स्पेस था, तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग से ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए खड़ा करना, क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उसी को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये वो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मुस्लिम लीग के डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें करीब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, वहाँ तक आते आते पूरी तरह से मुगल एम्पायर जो है वो ख़त्म हो चुका था, यानी रिप्रेजेंटेशन जो था जो मुस्लिम कम्युनिटी का वो लगभग समाप्त हो चुका था। फिर हम बात करें यहाँ पर अगर रिवोल्ट में खास भूमिका थी उनकी, जैसे 1857 में हम देखेंगे तो जो मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ही बड़ी भूमिका थी। उसमें एक बहुत बड़े मुस्लिम कम्युनिटी के तबके ने जिसने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था और बहुत आगे तक भी पहुंचाया था। तो एक जो है शुरू से उनके अंदर जो है ये चीज भावना फीलिंग थी ही कि इतने सालों तक जो ये कम्युनिटी है उसमें काफी जो बड़े बड़े रूलर रहे हैं, जिन्होंने रूल किया है, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन देखा है भारत का। उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे अगर ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स मुस्लिम। अब ब्रिटिशर्स जो थे उनको हमेशा थोड़ा सा सेकेंडरी समझते थे। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी खासतौर से थी उनको अपने कल्चर को लेकर के एक अलग से थोड़ी सी फीलिंग थी, एक भावना थी, वो प्राउड फील करते थे अपने कल्चर को लेकर के, और वो किसी भी वेस्टर्न कल्चर में बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, ना ही वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करते थे। तो इस बात से ना वो कभी ब्रिटिशर्स के करीब आ सके और ब्रिटिशर्स ने भी उनसे हमेशा डिस्क्रिमिनेशन ही रखा, एक दूरी ही बना के रखी। 1870 में जो है 1870 के बाद से उसमें एपिसेंट ऑफ मुस्लिम, यानी कि खासतौर से जो उनसे तुष्टीकरण की नीति जो है ये ब्रिटिशर्स का पॉलिसी रहा। क्यों? क्योंकि ये जो कम्युनिटी थी पहले तो उनसे कभी भी नहीं मिलती थी, उनके से नज़दीक नहीं थी, इन्होंने कभी भी वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। और साथ ही साथ यानी कि इनको तुष्टीकरण का मतलब होता है कि आपका जो गोल है उससे हट के अगर छोटे मोटे खिलौने देकर आपको खुश कर दिया जाए या उसको साइड लाइन करके उनको थोड़ा बहुत उनके बारे में करके आगे बात करते चले जाएं। तो एक ये पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की थी जिसमें वो मुस्लिम्स के प्रति बहुत ज्यादा इस कम्युनिटी की ओर ध्यान नहीं देते थे, हमेशा सेकेंडरी ही समझा करते थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स की ये जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है 1909 में इसकी झलक, और बंगाल डिवीजन के पीछे उसके बैकग्राउंड में इसकी झलक। मतलब और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है और इतने बड़े देश में जहां पर इतनी विभिन्नताएं हैं, अगर यहाँ पर रूल करना है और यहाँ बने रहना है तो ये पॉलिसी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उनको डिवाइड करके रखो, उनको यूनाइट मत होने दो। कोई नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर नहीं आएगी। जब वो यूनाइट नहीं होंगे तो कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर
और क्या ब्रिटिशर्स के इन सभी के पीछे रीजंस क्या थे? जैसे मुस्लिम और हिंदू ये दोनों की यूनिटी जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए एक थ्रेट था, ठीक। और वो इसलिए हमेशा एनकरेज करते थे कम्युनल और सेपरेटिस्ट पॉलिसीज को लेकर के, वो हमेशा आगे चले, ठीक। लॉर्ड मेयो के समय में तो उन्होंने एक खास तबके को खास बढ़ावा यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या करा कि उर्दू को जो है मीडियम बना दिया इंस्ट्रक्शन का, और उसके लिए बहुत सारे स्कूल्स और मुस्लिम खोले गए, और उसके लिए ह्यूज ग्रांट्स भी दिया उन्होंने। मतलब उनका डिवाइड एंड रूल था, एक खास तबके के लिए प्रायोरिटी तो दूसरा उससे नाराज हो जाएगा, दोनों के अंदर कभी नहीं बनेगी। तो ये जो पॉलिसी है उसमें वो बहुत अच्छे से खेला करते थे। उसके साथ ही साथ वो हिंदूज में ये हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते थे कि जो मुस्लिम है बेसिकली वे फॉरेनर हैं, और वो जो यहाँ पर आए ही हैं उनका मेन मोटिव क्या है, वो इंडियन जो वेल्थ है उसको लूटने के लिए आए हैं। इसीलिए वो हमेशा एग्जाम्पल जैसे रूल ऑफ द राजपूताना डायनेस्टी, उसके एग्जाम्पल हिंदुओं के बीच में हमेशा रखा करते थे। फिर उन्होंने हमेशा जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उस समय 1905 में, उसको हमेशा जस्टिफाई किया। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न पोर्शन था बंगाल का, जो मेजॉरिटी मुस्लिम थे और वो बैकवर्ड हमेशा बना रहा था, तो उनका हमेशा इसको बूस्ट करना कि ये जो पोर्शन है ये तुम्हारे लिए हम एक अलग राष्ट्र, एक स्टेट बना रहे हैं जिसमें हम तुम्हारा डेवलपमेंट और एक अलग ही मुस्लिम स्टेट हम फॉर्म करेंगे। तो इससे जो है उनको हमेशा खुश करने का या आगे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को पूरी तरह से स्टैब्लिश करने की जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमेशा ही कोशिश करते रहे। इसके साथ ही वो कास्ट सिस्टम का जो है एग्जाम्पल दिया करते थे। जैसे कास्ट सिस्टम में खास तौर से जो है ब्राह्मण्स और लोअर कास्ट का एग्जाम्पल देते थे कि कैसे ये जो है अपने ही तबके के अंदर जो है उनको दबा के रखते हैं, तो फिर तुम्हारी कैसे बात करेंगे, ठीक। इसके साथ तो उन्होंने कहा था कि जो हिंदू, मुस्लिम और सिख ये जो कम्युनिटीज हैं वो कभी एक हो ही नहीं सकती। इवन 1909 में उन्होंने जो अलग से इलेक्ट्रेट की जो बात की और उनको प्रायोरिटी जो देने की बात करी, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी वो एक नहीं बल्कि एक अलग राष्ट्र ही है, वो कभी यूनाइट नहीं होते थे। और वो कम्युनल जो हेट्रेड है वो स्प्रेड करते थे पोस्टर के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है इसको बहुत आगे फैलाने की हमेशा कोशिश किया करते थे। उसके साथ ही हम देखेंगे अगर बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स उसके पीछे क्या रीजन थे, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें सबसे बड़ा बैकवर्डनेस का रीजन जो था, जैसे एजुकेशन, ट्रेड और इंडस्ट्री, हर चीज में वो पिछड़े हुए थे। रीजन अपर क्लास जो खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर थे वो हमेशा ही मॉडर्न एजुकेशन के अगेंस्ट, जो वेस्टर्न एजुकेशन के हमेशा वो अगेंस्ट रहा करते थे। सो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो है वो अनएजुकेटेड ही रह जाते थे, क्योंकि उस समय हर जगह जो है मॉडर्न एजुकेशन के स्कूल्स कॉलेजेस हुआ करते थे, तो वो उसमें जाएंगे ही नहीं, तो मेजॉरिटी वो अनएजुकेटेड रह जाते थे। बहुत ही थोड़े ऐसे मुस्लिम थे जो मॉडर्न और वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट कर पाते थे और उससे आगे बढ़ पाते थे। तो ब्रिटिश का जो ये था कि डिस्क्रिमिनेशन, और वो हमेशा मुस्लिम के साथ रिक्रूटमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन करते थे सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज में, ठीक। और नॉट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज जो इंडस्ट्रीज थे उनको भी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, ठीक है। अब उनके मुस्लिम के बैकवर्डनेस के पीछे और कुछ रीजन, जैसे कि मुस्लिम जो थे वो अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को ज्यादा ही कुछ प्राउड समझते थे, उसको अलग ही नजरिए से देखते थे, और वो वेस्टर्न एजुकेशन को उसके सामने हीन समझते थे, उसको कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। और वेस्टर्न एजुकेशन किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपलसरी हुआ करता था, और जब वो वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे ही नहीं तो वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ब्रिटिशर्स के टाइम में वो जाते ही नहीं थे। इसलिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो मेंटेलिटी है, वो हमेशा ब्रिटिशर्स और उनके बीच में दूरी बनाए रखा, ठीक। तो मुस्लिम जो है कंटिन्यू इस वजह से बैकवर्ड में हमेशा पड़े रहे, जबकि हिंदूज जो थे उन्होंने इस बात को समझा और एजुकेट हुए, और उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करके वो डेवलप्ड आगे कर गए। अब इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सर सैयद अहमद खान का। इसमें जो इनके शुरू के जो विचार थे वो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता और एक ही समझ के लेके चलते थे, लेकिन बाद में इनके जो थॉट्स है, इनके विचार है, वो बदलते चले गए। वही समझते हैं
ऐसे सर सैयद अहमद खान जो थे एक एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और हिंदू और मुस्लिम को वो वन नेशन यानी एक ही राष्ट्र मानते थे। और उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो इसकी स्थापना करी थी अलीगढ़ में, और वो हमेशा ही हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही मसीहा कह रहे, दोनों के पैट्रॉन थे। और बाद में लेकिन उनका जो ये विचार था वो बदल गया, वो चेंज हो गया। ठीक है। बाद में उनके विचार कैसे हो गए, उनके विचार पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उनका कहना था कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम एंड हिंदूज बोथ आर डिफरेंट, मतलब हिंदू के पॉलिटिकल और मुस्लिम के विचार एक थे ही नहीं, दोनों ही अलग हो सकते हैं और अलग ही हैं। और इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी हमेशा अपोज किया, और इतना ही नहीं उसके अगेंस्ट उन्होंने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था आईएनसी के विरुद्ध। और सब उन्हें सपोर्ट करते थे, वो बेक जो थे वो उनको सपोर्ट करते थे। बेक जो का प्रिंसिपल जो उसको फॉलो करते ही इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। बेक का ऐसा ओपिनियन था कि एंग्लो मुस्लिम यूनिटी तो बन सकती है लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो उनके और भी कुछ विचार क्या थे कि जैसे हिंदू पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है, और जब वो ब्रिटिश चले जाएंगे तो वे हमेशा डोमिनेटिंग नेचर में रहेंगे और डोमिनेट करेंगे। और ब्रिटिश रूल जो है इज एडवांटेज, अगर वो ब्रिटिश रूल के अंडर में जाते हैं, इन्होंने मुस्लिम्स को प्रमोट करने की कोशिश की कि आप ब्रिटिश जो है उनके साथ नजदीकी बढ़ाओ, वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करो, तो वो उससे जो होगा मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रोथ होगा, वो आगे बढ़ सकेंगे। और एजुकेटेड मुस्लिम जो है वो उनको सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटिशर्स को, उनसे दूरी नहीं बना के रखना चाहिए ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब्स और स्पेशल फेवर जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से मिल सके। इतना ही नहीं, हिस्ट्री को भी उस समय मिस इंटरप्रिटेट किया गया था। दो तरह की हिस्ट्री डिफाइन करी जाती थी, हिंदू हिस्ट्री एंड मुस्लिम हिस्ट्री। हिंदू हिस्ट्री में जो है हिंदू रूल, राणा प्रताप और शिवाजी की बातें जहां करी जाती थी, वहीं मुस्लिम हिस्ट्री में तुर्क, अकबर और औरंगजेब थे। तो ये हमेशा जो थे वो कंपोजिट कल्चर, मतलब दोनों के कंबाइंड कल्चर को इंटरप्रिटेट करना कभी पॉसिबल नहीं हुआ। Hindu culture was not developed in the Muslim period, but Muslim literature and culture was developed. फिर कम्युनलिज्म जो है प्रोपोगेटेड थ्रू पोइट्री, और उन्होंने कम्युनलिज्म को फैलाने के लिए इसमें जो फैलाया करते थे वो पोइट्री, ड्रामा, नोवेल और न्यूज़पेपर के थ्रू उसे फैलाया जाता था। इस तरह से भेदभाव की नीति। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, उनकी भी जो पॉलिसी है इससे भी मुस्लिम में जो कम्युनलिज्म है वो और डेवलप हुआ, और उनके बीच में जो खाई है, जो गैप है वो और बढ़ता चला गया। जैसे यहाँ पर बात करें, स्पीच एंड एक्शन ऑफ द सम ऑफ द असर्टिव हर्ट्स द फीलिंग ऑफ मुस्लिम। जैसे कुछ स्पीच जिसमें बोला जाता था उस समय बंगाल पार्टीशन के समय, खासतौर से जो भाषण होते थे, कुछ एक्शंस ऐसे थे जो एक्सट्रीमिस्ट के वो हमेशा ही उनको मुस्लिम फीलिंग के अगेंस्ट लगा, उन्हें एक रॉन्ग फीलिंग आई। जैसे तिलक ने जो है शिवाजी और गणपति फेस्टिवल की जो शुरुआत की वो हिंदू फेस्टिवल की ही उस समय खास शुरुआत की गई, या अरविंदो ने जो टैगोर ने जो खास तौर से जो इंडिया को मदर का जो एग्जाम्पल दिया, एक मानव रूप जो दे दिया, और नेशनलिज्म को रिलीजन जो माना गया उस समय, इससे भी उनकी फीलिंग को हर्ट हुआ। और उसके बाद सभी ने गंगा में जाकर के जो बेयरफुट नंगे पांव जो मार्च हुआ, जो जाके लोगों ने स्नान किया, मतलब यहाँ पर हर जगह जो है हिंदू रिलीजन और हिंदू संस्कृति के हिसाब से ही बात एक्सट्रीमिस्ट करते थे। इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बहुत हर्ट हुई। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, अगर हम उसके बात करें, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, अब जैसे उसके पीछे कुछ बेसिस ये है कि जो उस समय कुछ खास ऐसी घटनाएं हुई जो और अगेंस्ट उसके हो गए। जैसे हिंदी वर्सेस उर्दू की हम बात करें तो उस समय कोर्ट की लैंग्वेज जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन थे वहां उर्दू होती थी, और हिंदू डोमिनेटेड रीजन में जहां पर हिंदी, तो हिंदू जो हिंदू
डोमिनेटेड जो कुछ पीपल थे वो कुछ नाराज हो गए, इस बात को लेकर खुश नहीं थे। इसीलिए वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां एक ऑप्शन के तौर पे हिंदी लैंग्वेज को भी क्रिएट कर दिया गया। इससे मुस्लिम के सेंटिमेंट हर्ट हुए। कांग्रेस जो है वो उसमें कांग्रेस बिकेम मोर पावरफुल। एमएओ जो कॉलेज था उसमें कांग्रेस का जो पॉपुलेशन था वो पॉपुलैरिटी जो थी वो और ज्यादा हुई। फिर जो प्रेसिडेंट थे एमएओ के नवाब मोहसिन उल मुल्क, उन्होंने जो सर सैयद अहमद खान के मरने के बाद, मृत्यु के बाद वो बने थे, उन्होंने हिंदी के अगेंस्ट एक एजिटेशन ही रेज किया था उर्दू की कंट्रोवर्सी में। और इससे जो यूपी के गवर्नर थे मैकडोनाल्ड, वो काफी नाराज हुए और उन्होंने नवाब को रिजाइन देने के लिए कहा। ठीक, तो मुस्लिम्स ने फिर डिसाइड किया कि वो एक अलग ही पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे। यहां पर और क्या हुआ था उस समय, जैसे मुस्लिम इन ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल का जब डिवाइड होकर अलग हुआ तो वहां के जो मुस्लिम थे वो पूरी तरह से खुश थे और वो एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट जो चाहते थे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल में पॉसिबल हो पाया। लॉर्ड मिंटो ने जो अनाउंस किया था कि मोर रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ की आने वाले समय में, जिस समय मिंटो वायस राय थे, उन्होंने कहा कि 1909 का जो रिफॉर्म आएगा उसमें उनको अलग से मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और उन्होंने इसको पूरा भी किया और दिया भी। फिर मुस्लिम ने फिर ये डिसाइड किया कि वो एक नामांकन देंगे, एड्रेस करेंगे वॉइस राय को और उनसे जाके मिलेंगे, जहां एक अलग पॉलिटिकल पार्टी की बात होगी, एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेंगे। उसके साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी मुस्लिम के पार्टिसिपेशन को ज़्यादा बढ़ाए जाने की बात की जाएगी। और उसके लिए जो कंटेंट तैयार किया गया था वो मिस्टर आर्चिबाल्ड जो थे वो प्रिंसिपल थे एमओए के, और उन्हीं ने इसका जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो तैयार किया था। उसके बाद तैयार किया था इसके बारे में, उसमें पहला ये था कि बिगिन द एड्रेस विद प्लीडिंग लॉयल्टी टू ब्रिटिश। हम शुरुआत करेंगे जिसमें ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश शासन के प्रति हम लॉयल्टी से हम शुरुआत करें, और उसमें हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, रिलीजन के आधार पर। रिप्रेजेंटेशन जो है रिलीजन के आधार पर दिया जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। उनकी डिमांड जो हुई वो क्या डिमांड्स रखी गई, 35 influential Muslim presented to address वायसराय इन शिमला। शिमला में जाकर 35 जो मुस्लिम्स थे वो 1 अक्टूबर 1906 को मिले, और उनका कहना था कि जो रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के तहत दी जाए, न कि जनसंख्यात्मक आधार पे। एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनके लिए फॉर्म की जाए और उनको प्रेफरेंस दिया जाए मुस्लिम्स को, जहां पर उनके नॉमिनेशन जहां वहां फाइल करे वहां उनको प्रेफरेंस दिया जाए, और सीट का रिजर्वेशन जो है मुस्लिम्स के लिए हो स्टेट सर्विसेज में ही। इसके साथ ही जो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं उनको स्टेट के थ्रू जो है एड भी, अनुदान भी प्रदान किया जाए, अनुदान भी मिले। दिसंबर 1906 का वो समय था जब सभी एमिनेंट मुस्लिम मिले और ढाका में और प्रपोज किया सेंट्रली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब इसके जो प्रेसिडेंट उस समय बने वो थे नवाब सलीमुल्लाह। परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया आगा खां को। हेडक्वार्टर उसका जो था वो अलीगढ़ था। सेंट्रल ऑफिस बनाया गया लखनऊ को। और फॉर्म द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन कराची में दिसंबर 1907 में बना। और पहला सेशन जो हुआ वो अमृतसर में हुआ दिसंबर 1908। और सेशन के जो चेयरमैन थे वो थे सैयद अली इमाम। और इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कम्युनलिज्म के उस बेस पे चल के एक अलग ही पार्टी बन चुकी थी 1906 में। उसने एम और अपना ऑब्जेक्टिव क्या रखा वो देख लेते हैं। एम था कि ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए ताकि उनकी नज़र में एक अच्छा रेपो बना सके, और प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम, मुस्लिम के
प्रोटेक्ट राइट्स की जो है सुरक्षा की जा सके, और उनके राजनीतिक अधिकारों की बात की जा सके, और मेंटेन पीस बिटवीन मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज, और जिससे मुस्लिम और दूसरी कम्युनिटी के बारे में जो शांति हो वो बनाई जा सके दोनों के बीच में। प्रभाव क्या हुआ उसका ये देख लेते हैं। इसमें जो है खास तौर से ज्यादा जो महत्वपूर्ण था वो था उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, न कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के कल्याण की बात की गई। मार्ले जो थे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म जब हुआ उसमें उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, जो इनकी एक बड़ी जीत थी। उसके साथ ही साथ तुर्क, इतालियन और बाल्कन वॉर के समय जब मुस्लिम जो है खिलाफ खलीफा के अगेंस्ट कार्रवाई हुई, तो उस समय इंडियन मुस्लिम भी उससे काफी नाराज हो गए। और जिस समय बंगाल का पार्टीशन हुआ तो ये एक डिटरमिनेंटल टाइम था। उस समय जो ये भावनाएं थी वो काफी हल्की पड़ गई, और जो यंग मेंबर्स होते थे लीग में, वो लीग को उतना पसंद नहीं किया करते थे और कि वो ब्रिटिश के प्रति लॉयल्टी रखता है, तो इस भावना के वो अगेंस्ट थे। अब उसमें किस तरह से वापस स्थिति बनी, जब लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, जिसमें कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कम्युनल इलेक्टोरेट को, और 1930 में लीग की डिमांड रखी थी जो 1930 में, जिसमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान की बात की गई थी। तो ये एक छोटा सा शुरू किया गया एक कम्युनलिज्म के बेस पर मुस्लिम लीग जो है, जिसका परिणाम जो है वो अलग पाकिस्तान राष्ट्र के रूप में उसकी परिणति वो दिखाई देती है। तो ये था मुस्लिम लीग, जिसमें शुरू से हम बात करें ये 1857 के बाद से ही धीरे धीरे जो मुस्लिम कम्युनिटी के मन में जो फीलिंग और ये जो नीतियां जो डिवाइड एंड रूल, खासतौर से ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी, ये उसका देन था कि 1906 में अलग मुस्लिम जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ और पाकिस्तान उसकी परिणति एक अलग राष्ट्र बना। तो ये था मुस्लिम लीग के बारे में।